Hello, everyone. The chapter Rise of Nationalism in Europe. इसका एक टॉपिक है What did liberal nationalism stands for? You see, the society of Europe, it was divided into two sections before the mid 18th century: aristocracy and the peasantry. लेकिन मिड ऑफ 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस वक्त न्यू क्लास एमर्ज होकर आया एंड दिस क्लास वाज कॉल्ड द मिडिल क्लास. It was the middle class which caught the idea of the national unity and the liberal nationalism during the 19th century in the Europe, in the early 19th century. Now, what is the word liberalism? It means the term liberalism is derived from the Latin root liber, and liber it means a free, okay, free, freedom. अब ये जो मिडिल सेक्शन था यूरोप के अंदर, इसके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था? ठीक है, ये किस नजरिए से लिबरलिज्म को देखते थे, फ्रीडम को देखते थे? फॉर न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म इट स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वलिटी बिफोर लॉ. हर इंसान को इतनी फ्रीडम मिले, इतनी आज़ादी, बोलने की, सोचने की आज़ादी मिले कि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो. वो जिस तरह से काम करना चाहता है वो काम कर सके, सोच सके, उसकी सोच पे, उसकी बोलने पे उस पर रोक ना हो. ठीक है, और कानून के सामने सभी लोग बराबर हो. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म इज इक्वलिटी बिफोर लॉ. समाज के अंदर अब पॉलिटिकल स्फेयर और इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब था? ठीक है, मिडिल क्लास पॉलिटिकल स्फेयर में किस तरह का लिबरलिज्म चाहता था और इकोनॉमिक स्फेयर में किस तरह का लिबरलिज्म चाहता था, और उसने लिबर्टी वहाँ पे लाई भी, वहाँ पे फ्रीडम लाई भी. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फेयर. It emphasized the concept of the government by the consent, or equality before the law did not necessarily stand for the universal suffrage. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे रहेंगे अपने इतिहास में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वहीं से पूरी दुनिया ने लिबरलिज्म की जो वैल्यू जो थी उसको समझा. Liberalism, it stood for the end of the autocracy and the clerical privileges, okay, in the French Revolution. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में लिबरलिज्म का मतलब क्या था? वो मोनार्किज्म का, वो ऑटोक्रेसी का, क्लरिकल प्रिविलेजेस का अंत चाहते थे. एंड व्हाट दे वांटेड, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. जिन्हें विशेष अधिकार मिला था, छूट मिला था, प्रिविलेज क्लास था. ठीक है, दे वांटेड टू एबॉलिश दैट. They wanted that the rights and the freedom, it should be explained properly in the constitution, and जो constitution है वो उनके लिए एक गाइड हो. कोई भी गवर्नमेंट आए वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे. गवर्नमेंट शुड रन स्मूथली फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल एंड द सोसाइटी. इस तरह की गवर्नमेंट लोग चाहते थे. थर्ड स्टेट, ओके, थर्ड स्टेट दे डिमांडेड फॉर इट. उनके लिए लिबरलिज्म यही था. They wanted a representative government, elected head ho, take it, as citizens had decision making power. So they emphasize the first point of they emphasize the concept of the government by the consent. अब दूसरे पॉइंट की तरफ आप नजर घुमाइए जरा, क्या लिखा हुआ है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफ्रेज. अब इक्वलिटी बिफोर लॉ की तो बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे राइट टू वोट जो है वो एक बिग क्वेश्चन मार्क था. Just again recall the French Revolution. The right to vote was given only to the men who was having the property. जिसके पास प्रॉपर्टी थी, देखिए, उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा गया. पॉलिटिकल वो लोग एक्टिव हुआ करते थे, ठीक है, और उनको राइट टू वोट दिया था. अ मैन विदाउट प्रॉपर्टी, एंड औरतों के बारे में तो भूल ही जाइए. जिनके पास, जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और समाज में सभी औरतें, उनको कोई भी राइट नहीं था वोटिंग का.
तो दे वर कॉल्ड द पैसिव सिटीजन्स। ओके, ये पैसिव सिटीजन्स जो थे, इनके पास राइट टू वोट नहीं था। इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही थी इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को पॉलिटिकल राइट मिली हुई थी, और इसी की फाइट चल रही थी कि लिबरलिज्म जो है इन पॉलिटिकल स्फेयर जो है, वो राइट टू वोट सभी को मिले। Only for a brief period under the Jacobin rule और द रॉबर्ट्सफेयर के एरा में कुछ समय के लिए जो है एडल्ट मैन दे एंजॉयड द सफरेज। ओके, दे एंजॉयड द राइट टू वोट। फिर नेपोलियन आते हैं। नेपोलियन कोड it meant back to limit the suffrage and reduce the women to the status of a minor, subject to the authority of the father and the subject to the authority of the husband। देखिए, उन्हें तो राइट टू वोट था ही नहीं, और उनको फिर से जो है बैक गेयर लगाई मोनार्की टाइम की, ठीक है, कि वो डेवलपमेंट नहीं कर सकती हैं, राइट टू स्पीच, उनके हर चीज़ पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगी, और जो भी लेडीज़, जो भी गर्ल्स वुमेन काम करना चाहती हैं, पहले जो वो फादर के सोच के अनुसार काम करेंगे, बाद में शादी के बाद वॉट एवर द हस्बैंड वॉन्टेड वो करेंगे। ठीक है, तो औरतों की पोजीशन जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। अब हम यहाँ पे जो इक्वलिटी और लिबरलिज्म की जो बात कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट दैट गुड। अब जो सप्रेस क्लास होगा तो अंडरस्टूड है वही आवाज उठाएगा। वुमेन एंड द नॉन प्रॉपर्टेड मैन, औरतों का ग्रुप, और जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और उनको पॉलिटिकल राइट नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, पॉलिटिकल स्फेयर में एक्टिव नहीं थे, उन्होंने ही आवाज उठाई। किसके खिलाफ? अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने आवाज उठाई, और मोनार्किज्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, एंड लेटर ऑन दे केम फॉरवर्ड टू ब्रिंग द चेंजेस इन द सोसाइटी। They organized the opposition movement and demanding for the equal political rights. Right? They fought for the political rights. अब हम इकोनॉमिक स्फेयर में देखेंगे। लिबरलिज्म का अर्थ इकोनॉमिक स्फेयर में आर्थिक व्यवस्था के जो क्षेत्र था, उसमें लिबरलिज्म का क्या मतलब था? Liberalism stood for the freedom of the market and the abolition of the state imposed restrictions on the movement of the goods and the capitals. During 19th century, this was a strong demand of the middle class. मिडिल क्लास का एक स्ट्रांग डिमांड था। देखो, मिडिल क्लास जो था, जो थर्ड स्टेट ने जो लड़ाई करी थी, वो जो अपग्रेड हुए, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, हिम्मत उन्होंने जुटाई और उन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी। तो जो ट्रेडिंग में जो जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, उससे वो लोग बहुत ज़्यादा तंग थे, परेशान थे। तो दे वांटेड द फ्रीडम इन ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में कई तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। देखो, ट्रेडिंग जो था, जो ट्रेड, इट वाज अ की ऑफ सक्सेस फॉर द मिडिल क्लास। सो दे ऑल got united against the restrictions imposed on the trade। अब ट्रेड में ध्यान से सुनेगा, किस तरह का रिस्ट्रिक्शन था? फ्रीडम इन द मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग वो लोग चाहते थे कि उनको आज़ादी के साथ जो है उनको काम करने की जो है उनकी जो इच्छा थी वो काम करने दिया जाए, और किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब उनकी मूवमेंट होती थी तो बहुत सारे बैरियर्स हुआ करते थे। ठीक है, और ये बैरियर्स क्या थे? देयर वर मेनी बैरियर्स। ओके, मर्चेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम, सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल, इट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। The merchant traveling from Hamburg to Nuremberg to sell his products, okay, अपने goods या products अगर उनको hamburg से न्यूरमबर्ग में जा रहे हैं, तो उनको 11 जगह बैरियर्स लगे मिलते थे। ठीक है, बैरियर्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते थे। 11 जगह उनको कस्टम्स बैरियर, मतलब कि उनको पे करना पड़ता था। दे हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी नियर अबाउट 5% ईच वन ऑफ देम। ठीक है, 11 बैरियर्स पे 5% का उनको क्या देना पड़ता था? ड्यूटी देना पड़ता था। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, हर जगह बैरियर बैरियर बैरियर, तो वो काम नहीं बनता है ऐसे। तो फ्रीडम इन द ट्रेडिंग उनको चाहिए था, मिडिल क्लास को, एंड दे डिमांडेड फॉर इट, दे फॉट फॉर इट। There was no uniformity in the currency, weight, and measure.
हर इलाके में, हर जगह पे, हर किंगडम में जहाँ कहीं भी वो लोग मूव करते थे ट्रेडर्स, वहाँ पे वेट और मेजर्स जो था, उसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग था। ठीक है? किसी के लिए कुछ था, किसी के लिए कुछ था, अलग अलग था। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड द मेजर्स। Such conditions were viewed as an obstacle to the economic exchange and the growth by the new commercial class. न्यू कमर्शियल क्लास, जो मिडिल सेक्शन में जो लोग ट्रेड कर रहे थे, उन्हें न्यू कमर्शियल क्लास कहा गया। इनको कमर्शियल क्लास जो जो नहीं थी, इन्हें बहुत ज़बरदस्त इस तरह की जो बैरियर्स लगाए थे, बहुत ज़बरदस्त उनके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन था। They wanted the freedom in the trading. There should be no hindrance in the movement of the goods and the people and the capital. जब भी वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को लेकर के, तो वो उस तरह का बैरियर्स ना लगे। For this, the class argued for the creation of the unified economic territory. उसके लिए क्या हुआ, 1834 में कस्टम्स यूनियन बनी। ठीक है? उसको सॉल्वरेन भी कहा जाता है। कस्टम यूनियन और द सॉल्वरेन इट वाज फॉर्म्ड। और इसका इनिशिएटिव किसने लिया? पर्शिया ने लिया। और उसके बाद धीरे धीरे कई स्टेट्स जो थे जर्मनी के, उन्होंने भी इसको ज्वाइन करा। जो कस्टम्स यूनियन था या सॉल्वरेन जिसे कहा जाता था, उन्होंने कई चीज़ों को एबॉलिश करने की कोशिश करी और करी भी। एक था टैरिफ बैरियर्स। फाइन। अब ये टैरिफ बैरियर्स का क्या मतलब होता है? दीज टैरिफ बैरियर्स का मतलब है, दीज आर द टैक्सेस ऑन सर्टेन इंपोर्ट्स, दे रेज द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, मेकिंग इंपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव। ठीक है? अगर इस तरह का कोई टैक्स लगता है जहाँ पे आपका सामान जो इंपोर्ट हो रहा है और उसका मतलब कि कॉम्पिटिटिव लेवल जो अगर कम हो जाता है, तो नेचुरली कोई भी ट्रेडर खुश नहीं होगा। And reduce the number of the currencies from 30 to 2. फाइन। जॉल्वरन ने या कस्टम्स यूनियन ने वो 30 से 2 करा। किस चीज़ को? करेंसीज को। किसकी बात करें? हर क्षेत्र में जो है अलग अलग करेंसीज हुआ करती थी, तो इतने सारे 30 से ऊपर करेंसीज हुआ करती थी, उसको रिड्यूस करा गया। कहाँ तक रिड्यूस करा गया? 2 तक। ओनली टू टू काइंड्स ऑफ करेंसीज, नहीं तो बहुत सारी करेंसीज। बड़ी मुश्किल हालात थे ये किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी मर्चेंट के लिए, किसी भी कॉमर्शियल क्लास के लिए। अब क्या हुआ कि जो नेटवर्क ऑफ रेलवे जो था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। A network of the railway increased the mobility of the people and the good. सामान बहुत आसानी से आ जा रहा था, लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा था, जिससे कि लोग अपने विचारों को भी शेयर कर रहे थे। लिबरलिज्म का थॉट अब बढ़ता चला जा रहा था। इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नेशनल यूनिफिकेशन। Liberation in the economy is to strengthen the wider nationalist sentiments. जो इकोनॉमिक के क्षेत्र में जिस तरह से चेंजेस आ रहे थे, जिस तरह की लिबर्टी लोग चाह रहे थे, लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फेयर एंड इन इकोनॉमिक स्फेयर, इट हैज स्ट्रेंथेंड द मीनिंग ऑफ द लिबरलिज्म, इट हैज स्ट्रेंथेंड द वाइडर nationalist sentiments in Europe. I hope that you have understood. Keep on reading the NCRT book. Thanks a lot for listening.